अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नस्ट N84 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन 1 जो है, वही कहता है द सेट 1 कॉमा -1 कॉमा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे आप गौर करें कि इसमें क्या कहता है कि या तो ये एडिशन होगा, या ये मल्टीप्लिकेशन होगा, या डिवीजन होगा, या सब्ट्रैक्शन होगा। अब आप जानते हैं ना कि अगर एक वन एलिमेंट है उसको इसी से मल्टीप्लाई करा दें तो ये होल्ड कर रहा है। इसी तरह आयोटा है, आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आयोटा स्क्वायर होगा, जो कि -1 आएगा, वो इसमें होल्ड कर रहा है। इसी तरह माइनस आयोटा है, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वो माइनस आयोटा आता है, तो ये भी होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ मैं बार बार मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जो सेट है, ये होल्ड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ इसका ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा। इसमें कह रहा है अल्फा बीटा और द रूट ऑफ। अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वेशन है 2x² -4x + 5 = 0। वो कह रहा है देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ये करते हैं कि सम ऑफ द रूट, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -b/a के। ठीक है, अब इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ना, b की वैल्यू है -4, यहाँ पुट कर दें, और a की वैल्यू 2 है, यहाँ रख दें। तो x का मतलब ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं, तो जिसकी वैल्यू है c/a। ठीक है, अब फॉर्मूले, अब इक्वेशन से देखें, इक्वेशन में कांस्टेंट फिगर है ना 5, तो वो c के बराबर है, और a हमारे पास है 2। तो इस तरह हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो कि 5/2 है। लेकिन वो कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व इस तरह करते हैं कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीटा आ गया, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्फा हो गया, और ये अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बात एक ही है। चलो हम इसको जरा दुरुस्त अंदाज में लिख लेते हैं, इस तरह। ठीक है, इस तरह लिख लिया हमने। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है ना, जो कि 2 है, तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करें, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 5/2 है, ये रखें। अब जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 4 होगा और ये 5 होगा, तो आंसर जो है वो 4/5 है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास सवाल है, देखिए ये है हमारे पास बायनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जरा देख लेते हैं। देखिए ये है 2x - 1/x⁵। ठीक है, यानी हमने एक फार्मूला आपको समझाते हैं। देखिए a + b⁴ हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, an-1। ठीक है, और प्लस फिर लिखिएगा nc1, an-1, b प्लस nc2, an-2, b2, यानी स्क्वायर। इसी तरह जो है वो हम अपने इस कैलकुलेशन को आगे इंक्रीज करते हैं। अच्छा, अब जरा गौर करें कि हमें क्या चाहिए। ये कह रहा है 2 टर्म्स। ठीक है, अच्छा यहाँ हम nc0 भी लिख सकते हैं, याद रखिए हम यहाँ nc0 भी लिख सकते हैं, जो कि 1 के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने करना क्या है। अच्छा, और nc0 है ना, तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ आप लिखेंगे इस तरह, इसको जरा से देख लें, 0 है तो यहाँ आप लिखेंगे n-1, यानी इसको लिख लें n-0 b0, इस फॉर्म में। क्वेश्चन को थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं। फिर nc1 है, तो an-1, इसको इस तरह लिख लें। ठीक है, इसकी जगह 1 लिख लें आप, तो ये an-1 b1 हो जाएगा। ठीक है, b1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह nc2 होगा an-2 b2, इस तरह इंक्रीज करेंगे। ये एक फार्मूला है बायनोमियल सीरीज के हवाले से। अच्छा, अब देखिए हमें 2 टर्म्स से एक्सपैंड करना है ना, तो आपने करना ये है कि ये nc1 जो है 1 के इक्वल है। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या करना है, ये तो 1 लिख लें आप इसको। बेसिकली ये 1 हो गया। अब a का मतलब है 2x, तो यहाँ लिखें 2x। ठीक है, और n-0 मतलब 5 - 0, ये लिख लें। और b क्या है, b है -1/x, और इसकी जगह क्या है, फॉर्मूले के लिहाज से 0 लिख लें। ठीक है, प्लस अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की, जो कि nc1 है। n का मतलब क्या है, 5c1, ये आ गया। उसके बाद क्या है, a है हमारे पास 2x, n-1 यानी 5 - 1 लिख लें आप। b की बात करते हैं -1/x, और मतलब क्या है, n-1, 5 - 1, इसको 1 कर लेते हैं, और b1 है। ठीक है,
प्लस इस तरह आगे जाएंगे हम। यहाँ टू टर्म तक ही क्यों महदूद है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है टू टर्म्स तक हमें इसको एक्सपैंड करना है। अब देखें, ये तो 2 की पावर 5 है, ये तो 5 है ना, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। ठीक है, और ये x पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ये देखिए 5c1 के बाद मतलब होता है 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये होगा 4। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, 2 रेज टू पावर 4 का मतलब 16 होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा x पावर 4। राइट। दूसरी सूरत में अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस अपनी जगह हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइनल करते हैं। देखिए ये होगा 32 x पे पावर 5। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 16 5 द 80। ठीक है, एक्स। अब जाहिर सी बात है बेस सिमिलर है, मल्टीप्लाई हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 4 - 1 मतलब 3। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन को देखें, 32 x की पावर 5 और -80 x³ यस, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ सवाल इस तरह है, कह रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 60 बॉयज। ठीक है, इफ द देयर आर 40 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। तो अब ये है कि बताएं इसमें कितनी बॉयज होंगे। तो इसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले ये देखें कि भाई 100% होता है ना, 100% में से अगर आप 60% को माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये 40% आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है जब बॉयज 60% है ना, तो गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स जो हैं वो 40% है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ये पता चल गया कि 40% गर्ल्स जो हैं वो कितने हैं, 440 के इक्वल हैं। ठीक है, तो 1% पे निकालते हैं, 1% पे कैलकुलेट करेंगे तो 440 डिवाइड बाय 40। अब इसको 100% पे कैलकुलेट कर लें, 100% पे कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे कि क्लास में कितने हैं। ठीक है, 440 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 4 × 4 4 × 4 4 0 0। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1100। ठीक है, अच्छा लेकिन वो क्या कह रहा था, कह रहा है कि हाउ मेनी बॉयज, हमें बॉयज चाहिए। बॉयज का रेट हमें पता है कितना, 60% बॉयज है ना, तो बस अब बॉयज कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। देखिए सो बॉयज 60% है, तो 60% इसका टोटल का टोटल कितना है, 1100 है। तो इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए, 60, इसका परसेंटेज रिमूव करें, 1100, तो ये कैंसिल कर दें। तो अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 660। तो ये है हमारे पास क्लास के अंदर नंबर ऑफ बॉयज जो 660। ऑप्शन मौजूद है, यस, ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा अब यहाँ ये को देखें, ये एक छोटा सा रूल याद रखें कि सेकेंड का को रेशो जो होता है कोसिकेंट होता है। इसी तरह अगर 10 होता, tan इनवर्स का कोरेशो जो है वो कॉट इनवर्स होता है। और अगर इन दोनों का सम π/2 के इक्वल होगा ना, तो याद रखिएगा कि इनका जो एंगल होता है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये दोनों कोरेशो हैं, सेकेंड इनवर्स और कॉसिकेंड इनवर्स एक दूसरे का कोरेशो है। इनका अगर सम π/2 के बराबर होगा तो इनका एंगल मस्ट बी इक्वल। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह के, x/5 = 5/4। ठीक है, इस तरह हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन गया, 5 × 5 = 25। ठीक है, और डिवाइड बाय 4, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन डी जो है वह यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब आइए मैं इसकी बात करता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चंस क्या है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ इसेंट्रिसिटी की बात करना चाह रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए इसका एक छोटा सा फॉर्मूला ये होता है, इसेंट्रिसिटी इस तरह लिखा जाता है कि आप देखें, स्क्वायर रूट लगाएं 1 माइनस। अब सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ हमारे पास जो स्मॉलर जो कोफिशिएंट है वो है 9। ठीक है, और जो लार्ज कोफिशिएंट है वो 16 है। ठीक है ना, तो अब इसकी वर्किंग कुछ इस तरह करेंगे फॉर्मूले के लिहाज से, जरा देख। ठीक है, तो इसका छोटे सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि याद रखिएगा कि इसेंट्रिसिटी में सिंपल सी बात है कि √1 माइनस जो स्मॉलर हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, x² का, उसको हम ऊपर रखते हैं, और जो बाकी जो लार्जर होता है y² का कोफिशिएंट उसको हम नीचे रखते हैं। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको इसेंट्रिसिटी का अंदाजा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो ये हो जाएगा 7/4
और जब इसकी वर्किंग करेंगे तो स्क्वायर रूट 7 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो आंसर जो है वो अंडर रूट 7/4 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, कहता है 16 में डिग। स्टूडेंट देखें, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें वो कहता है 16 men dig a ditch in 10 days, how many men would be required to complete the job in half the time? देखिए, इस तरह जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, आप जहन बना लें ये क्वेश्चन या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन से होगा, और देखेंगे इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, एक देखें, एक मेन नजर आ रहा है, दूसरा डेज नजर आ रहा है, तो चलें इस तरह शुरू करते हैं। मेन और डेज के दरमियान एक रेशो बनाते हैं। ठीक है, अब वो कहता है 16 मैन है ना, अगर तो कितने दिनों में इसको डिग करते हैं वो, तो वो कहते हैं 10 डेज लेते हैं। हाउ मेनी मैन हमें नहीं पता, एक्स। ठीक है, हाउ मेनी मैन मतलब एक्स चाहिए, हम लेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन हाफ द टाइम, अगर टाइम 10 है ना तो 10 का हाफ क्या होगा, 1/5 होगा, यानी 5 हो जाएगा, 1/2 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आप ये देखें कि इनके दरम्यान रिलेशन क्या आ रहा है, कि अगर 10 दिन में 16 बंदे हैं, 10 दिन लेते हैं किसी काम को, अगर दिन हम कम कर दें तो बंदे बढ़ जाएंगे किसी उसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, याद रखिएगा ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब इनवर्स प्रोपोर्शन में तरीका ये होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा x × 5, 16 × 10। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 16 × 10 डिवाइड बाई 5, 5 × 5, 5 × 10, 16 × 2 मतलब 32। फिर इसका मतलब ये होगा कि उसको सॉल्व करने के लिए 32 जो है वो लोग जो है वो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी, तो आंसर देखिए 32 है, यस, ऑप्शन बी इसमें मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एंड पैरेलल दिस। अच्छा, अब याद रखिए कि कोई वेक्टर अगर हम फाइंड करना चाहें और वो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, तो हम ये कह सकते हैं यूनिट वेक्टर निकाल के उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड वेक्टर आता है, याद रखिए। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर फर्स्ट करें, हमारे पास जो है वो फर्स्ट करें एफ है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड से हम जो इस वेक्टर को फर्स्ट करें, ये वेक्टर वी है ना, इसको यूनिट वेक्टर निकाल लें, इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो v का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके बराबर होगा 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 4 + 9 + 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49। 49 मतलब 7। तो यूनिट वेक्टर निकाल लें, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये 4 लिखें आप। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसी वेक्टर को लिखेंगे आप जो कि गिवन है, और उसको जो है वो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आंसर क्या आ रहा है, 4⁸ -12 J +24 K डिवाइड बाय 7। अब आप ऑप्शन देखें, लेकिन 7 हर एक के साथ है तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि 8/7 I -12/7 J +24/7 K। ऑप्शन तलाश करें, ये है वो रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें चाहिए। तो अगर इसकी बात करते हैं तो देखें, 8/7 I -12/7 J +24/7 K, तो ये ऑप्शन ए है। तो यस, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास है द नंबर ऑफ डायगोनल्स। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, वो कहता है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन आर। इसका एक सिंपल फार्मूला याद रखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इसका सिंपल फार्मूला याद रखिए, एन n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो डायगोनल्स का मतलब ये है 8 है, 8 साइड होते हैं ना, तो ऑक्टागन। ठीक है, तो 8 जो है वो एन की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ रखें 8, 8 - 3 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 हो गया, डिवाइड बाई 2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 5 × 4 = 20। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि अगर कोई ऐसी शेप है जो ऑक्टागन है तो उसके अंदर डायगोनल्स के कितने होंगे, 20। तो ऑप्शन सी इसका फाइनल ऑप्शन है। अब ये देखें, वो कहता है कि सवाल में कि इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रो 0 0। अब ये जानते हैं कि ऐसा कोई भी इक्वेशंस जो वर्टिकल जो लाइन हो तो उसका स्लोप जो है वो
अनडिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है ना, तो इसका जो स्लोप होगा जिसको एम से जाहिर करते हैं वो 1/0, जिसको अनडिफाइन कहते हैं, ठीक है। और चूंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमें ये पता है कि यहाँ 0 0 इसका ओरिजिन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस कह लें आप। तो हमने एक फॉर्मूला हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू, यूं लिख लेते हैं, एक और फार्मूला हम जानते हैं वो ये है, y2 माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये है इसका सिंपल फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y, अच्छा, अब चूंकि दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास जीरो, यानी कि ये कह रहा है कि वर्टिकल लाइन थ्रू 0 0, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ 0 लिख सकते हैं इसकी जगह, y1 की जगह। और m हमारे पास जो है वो 1/0 है, x माइनस इसकी जगह 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू x, ठीक है। या हम दूसरी सूरत में कह सकते हैं x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इसका इक्वेशन, ठीक है, जिस जो अगर हमारे पास 0 0 अगर वो उसके कोऑर्डिनेट हो और वो वर्टिकल लाइन हो, ठीक है, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे तो उसका ग्रेडियंट 0 होता है, 1/0 होगा जिसको अनडिफाइन कह सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके आसानी से अपने रिक्वायर्ड आंसर को ले सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास x इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें ये कह रहा है कि 0 से 1/2 हमारे पास लिमिट है, जबकि अच्छा √1 माइनस 1/√1 - x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन याद रखिए, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स, साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x। और ये 0 से 1/2 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट, तो साइन इनवर्स ये 0 आ गया माइनस, फिर यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अब साइन इनवर्स 0 0 होता है, अब साइन इनवर्स 1/2 की अगर हम बात करें तो ये होगा π/6, ठीक है, π/6। तो बस अब यहाँ से रिजल्ट देखें क्या आएगा, -π/6, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ रहा है -π/6, ऑप्शन है यस, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन है। अब ये सवाल है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखें, ये अगर इस पर गौर करें तो ये फार्मूला है, अगर इसको सपोज करें इस तरह से इस अंदाज में लिख लें तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल 12 है ना ये देखें तो ये तो पूरा फार्मूला है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर 12 है। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, x-1 पावर पावर मल्टीप्लाई कर दें 12 × 2 = 24, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया x-1 पे पावर 24। और ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, और टर्म्स हमेशा इसमें से एक ज्यादा होता है, तो 24 + 1 मतलब क्या आएगा, 25 टर्म्स। तो आंसर इसका 25 होना चाहिए। तो यस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट है। ये एक बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वो सेंटर की बात कर रहा है। जब भी सिचुएशन ये आए और ये आए ना, तो आप ये देखें इस पावर यानी कि एक्स के साथ जो भी नंबर हो, वाई के साथ जो भी नंबर हो, उसको साइन चेंज कर दे, वो उसका सेंटर होता है। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये -2 लिखा हुआ है तो आप इसको 2 कह दीजिए, ये +3 है तो इसको -3 कह दीजिए, तो ये है सेंटर, ऑप्शन मौजूद है यस, ऑप्शन ए। अच्छा, अब हमारे पास जो सवाल है वो कहता है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास वाई है ना, वाई जो यानी कर्व की इक्वेशन दी हुई है, आप इसको क्या करें, आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो ये होगा dy/dx, लिख सकते हैं 2x + 2। अब यहाँ पुट कर दें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -1 है तो लिखें 2 - 1 + 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -2 + 2, यानी कि ग्रेडियंट इसका 0 आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑप्शन डी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर वो कह रहा है कि डेरिवेटिव लें और इसका इंटीग्रेट करें इस फंक्शन को, तो सिंपल सी बात है, याद रखें ऐसा सवाल अगर आता है जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव लेने के लिए कह रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो कहता है जो आपके पास फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट कर दें, तो सिंपल सी बात याद रखें, जब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक साथ आता है ना, तो ये दोनों एक दूसरे का एंटी होता है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिंपल क्या आएगा, 1/1 + t², इसका फाइनल रिजल्ट है। तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल है जी, 1/1 + t², ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट है। अच्छा, अब यहाँ ये देखें कि ये हमारे पास लिखा हुआ है कि द एरिया बाउंडेड बाय द साइन कर्व,
अच्छा, अब साइन कर्व से एरिया बाउंडेड की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसको हम किस अंदाज में सॉल्व करते हैं, जरा इसको समझने की। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसको जरा गौर करें कि इसमें क्या था, क्या द बॉन्ड एरिया बॉन्डेड, जब एरिया बॉन्डेड की बात करें तो आपने इंटीग्रेशन लेना याद रखिए, ठीक है। और ये हमारे पास बता रहा है कि एरिया जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। सिंपल सी बात है कि साइन साइन का जो है ना इसमें कर्व मौजूद है। तो याद रखें कि अगर मैं थोड़ा सा इसको इस अंदाज में समझाऊं कि देखिए यहाँ ये है माइनस पाई पाई बाई टू है ना, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो, और फिर जीरो से अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये प्लस पाई बाई टू है, ठीक है। अब अगर एरिया की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि आप देखें यहाँ से देखिए ये इस तरह बनाएंगे, ये एरिया है हमारे पास, ठीक है। तो ये और ये बेसिकली इसका कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से देखें जीरो से पाई बाई टू है ना, तो हम पहले ये काम ये करते हैं कि इसको इस तरह लिख लेते हैं कि देखें, बेसिकली लिखते हैं जीरो से पाई बाई टू और साइन एक्स, ठीक है, dx इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है, हमने ये लिख दिया। और जीरो से पाई बाई टू इसका लिमिट है। अच्छा, माइनस अपनी जगह एज इट इज लिखें। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस, लिमिट अप्लाई कीजिए पाई बाई टू, माइनस कॉस इसकी जगह लिमिट अप्लाई कीजिए जीरो, ये आ गया है। मजीद सॉल्व करते हैं। आप ये जानते हैं कॉस पाई बाई टू जीरो के इक्वल होता है, माइनस ये कॉस जीरो वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो माइन वन आ रहा है। लेकिन एरिया यहाँ और यहाँ मौजूद है तो हम इसको इसके साथ डबल है ना, तो हम इसको इसके साथ मजीद ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू। ठीक है जी, क्योंकि दो डिफरेंट जो है नेक्स्ट नेगेटिव साइड भी आ रहा है, पॉजिटिव साइड भी आ रहा है, तो एरिया इसके डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक साइड का पॉजिटिव वन है तो दूसरा भी पॉजिटिव वन होगा। और एरिया नेगेटिव होता नहीं, इस वजह से हमने वन लिखा, तो वन प्लस वन मतलब टू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन है। अब ये हमारे पास कह रहा है कि बताइए कि साइन नेगेटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा किस टर्मिनल टर्मिनल पे ये मौजूद होता है। तो सिंपल सी बात है कि साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव याद रखिए, कॉस पॉजिटिव यहाँ होता है और कॉस पॉजिटिव यहाँ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन तो ये कौन सा है, ये तो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट फोर है ना, जिसमें कॉस पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। तो कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव, ये फोर क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी जो है वो इसका ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास ये जो सवाल है वो कह रहा है कि टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल इज। तो इस सवाल में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसका इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इक्वेशन बना लेंगे तो क्वेश्चन इजी। अच्छा देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें इक्वेशन हमें ड्रॉ करना है तो टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर और उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है, वो रेसिप्रोकल हो। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं ना कि भाई अगर हमारे पास एक नंबर एक्स है ना, तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा, ठीक है। और वो ऑड पॉजिटिव की बात कर रहा है। देखिए अगर यहाँ वन लिखते हैं तो वन आ रहा है, इसमें वन लिखेंगे तो थ्री, वन प्लस टू थ्री आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास दो जो है वो और पॉजिटिव जो है नंबर हमने जो है सिलेक्ट किया है। अब इनका डिफरेंस, इनका इनका रेसिप्रोकल, अच्छा अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो एक तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा और दूसरा वन अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल भी हमने ले लिया क्योंकि वो कह रहा था रेसिप्रोकल होगा। अब फिर वो कह रहा है इनका डिफरेंस, रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप इसको इस तरह लिखेंगे कि देखिए एक हमारे पास वन अपॉन एक्स है और इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस कर दें दूसरे दूसरे से, दूसरा कौन सा है, एक्स प्लस टू है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये बेसिकली इक्वल है टू बाई थ्री के। तो इसका मतलब अब हमने यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया कि वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू टू अपॉन थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स प्लस टू, एलसीएम लेने का तरीकाकार है, ठीक है। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स और एक्स प्लस टू, ठीक है, इक्वल है टू बाई थ्री, राइट। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर टू आ जाएगा, जबकि नीचे आ रहा है एक्स और एक्स प्लस टू इक्वल टू टू बाई थ्री। अगेन इसको मजीद टू से अगर हम सॉल्व कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब रिजल्ट क्या आ गया जरा देख लेते हैं। ये आएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस टू लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वन अपॉन थ्री आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां आप इसमें देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स, एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री। अब इस इक्वेशन सवाल में ना आप इसको बैक सोल्यूशन लेंगे, बैक सॉल्व करेंगे। अब बैक सॉल्व करके इसमें वैल्यू को जरा पुट करके चेक करें। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि अगर फाइव वैल्यू पुट करते हैं ना तो यहाँ हम फाइव पुट करेंगे, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन मल्टीप्लाई बाय फाइव फोर्टी फाइव इक्वल टू थ्री, ये तो एक नहीं आ रहा है।
यानी कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर आप 9 पुट करेंगे इसमें तो तभी लेफ्ट और राइट, इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको जरा सा दुरुस्त कर लेते हैं। ऑप्शन डी में लिख लेते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लें और पॉजिटिव इंटीजर, फिर उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लें, फिर क्वेश्चंस के मुताबिक आप इक्वेशन ड्रॉ बना लें। इक्वेशन को सॉल्व करके बारी बारी एक्स की वैल्यू पुट करें तो आपको अंदाजा होगा कि जिस वैल्यू पे अगर वो लेफ्ट और राइट बराबर आता है तो वो कोऑर्डिनेट इसका आंसर होगा, वो वैल्यू। और नहीं आ रहा है क्योंकि किसी भी वैल्यू एक्स की वैल्यू पे ये वेरीफाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त कर लिया, नन ऑफ दिस। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरह है, इसको जरा समझते हैं। वो ये कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो ये लिखा है कि भाई जेड गिवन है -7 + 7√3 आयोटा, ठीक है जी। 3 आयोटा, आयोटा जो है वो रूट से बाहर है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि तो देन आर्गुमेंट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड चाहिए। आर्गुमेंट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड चाहिए ना, तो सबसे पहला काम ये करें कि हम ये इसका जो है ना वो निकालते हैं, मॉड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब इनका मॉड कैलकुलेट करते हैं तो आप ये जानते हैं कि रियल वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस इमेजिनरी वैल्यू के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और इसका स्क्वायर लेके होल, यानी कि हम उसको रूट के साथ लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो 14 आता है। अब इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। तो हमने क्या लिखा, जेड बार मॉडलेस कैलकुलेट किया जो कि रिजल्ट आ रहा है 14। अच्छा, अब हम थीटा कैलकुलेट करते हैं। देखिए थीटा जो हमारे पास होता है ना वो ये होता है कि टेन इनवर्स, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोफिशिएंट होता है वो ऊपर रखते हैं, और वो है 7√3। और जो रियल नंबर होता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखा करें। ये आ गया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा π/3, ठीक है ना, π/3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अच्छा, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसका रिजल्ट √3 आ रहा है। अच्छा, अब देखें ये बेसिकली किस कोऑर्डिनेट के अंदर मौजूद है, यानी एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है। और यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ वाई पॉजिटिव है, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट आ रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में जब भी आता है तो आप एंगल को क्या करेंगे, जो आपके पास एंगल होता है उस पाई में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी पाई में से हमने इसको माइनस कर दिया है, पाई में से इसको माइनस कर देंगे। जब पाई से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2π/3। तो अब हम इसमें ये चेक कर सकते हैं कि एक हमारे पास जो जो बेसिकली मॉड है उसकी वैल्यू 14 आ रहा है, और जो एंगल हम कैलकुलेट सॉल्व किए वो है 2π/3। ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है यहाँ नजर आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब यहाँ से इसकी बात कर लेते हैं कि देखें यहाँ हमारे पास जो है ये कह रहा है कि जो ए की वैल्यू है ना वो 0 से 101 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिड है, तो मतलब देखें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ना तो हम देखेंगे आयोटा पे 0 लिखें, आयोटा पे 1 लिखें, आयोटा पे 2 लिखें, आयोटा पे 3 लिखें, आयोटा पे 4 लिखें, आयोटा पे 5 लिखें। इस तरह आप मूव कर लेते हैं, कहाँ तक जाएंगे, आयोटा, आयोटा पे 100 पे जाना है, ठीक है। यानी कि हमें जो है आयोटा 101 तक मूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ याद रखें कि ये तो हमारे पास आयोटा पे 0 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 कंसेक्यूटिव आयोटा की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप मूव कर जाएंगे 100 तक तो वो सारा जो है जब वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है 0 के बराबर आएगा। फिर मजीद 4 का पैकेट बनाएंगे वो 0 के बराबर आएगा। तो 100 तक जाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आगे जाएंगे 0 हो जाएगा, आगे जाएंगे 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये तो 1 के बराबर है, हमें फिर आगे मिल जाएगा 101 आएगा, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बाकी तो सारी वैल्यू, दरमियानी वैल्यू सारी 0 हो गई ना, तो अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा 100 में कन्वर्ट करें, इंटू आयोटा लिख लें। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आयोटा 100 का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ 50 में इसको ब्रेक कर लेना, और ये आयोटा है तो लिखेंगे 1 प्लस ये -1 के बराबर आएगा, ऊपर 50 लिख लें आयोटा। तो 1 इवन पावर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस आयोटा, स्टूडेंट्स।
तो अच्छा ये आई है, इसको आयोटा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 + आयोटा, ऑप्शन नंबर ए जो है आप देख लें बिल्कुल वैसा नजर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट है वो है 1 + आयोटा, ऑप्शन ए। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि z हमारे पास गिवन है, चले लिख लेते हैं। z क्या है, 2 - √3 आयोटा है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, हम z बार कैलकुलेट कर लेते हैं। z बार किसके बराबर होगा, z बार जो होता है, सिंपल सी बात है, जिस उसमें आप ये कहेंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंपल आप जो इमेजनरी पार्ट होता है ना उसके साइन को चेंज करते हैं। ये माइनस में है ना, आप इसको प्लस कीजिएगा, इस तरह लिख लें आप। ठीक है, तो अच्छा अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि जेड बार मॉड निकालते हैं, इसके स्क्वायर करें। तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि z × z बार कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए z क्या है, 2 - √3 आयोटा। ठीक है, और z बार क्या है, 2 + √3 आयोटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फार्मूला है ना, लिख सकते हैं a² माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, a + b जैसा, ये तो 4 आ गया, माइनस स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा, 3 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 4 - 3 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो ये जाएगा 4 + 3, हम कह सकते हैं बेसिकली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, ये 7 आ चुका है हमारे पास। अच्छा, अब क्या कह रहा है, जेड बार। तो सबसे पहले जेड कैलकुलेट करते हैं। तो जेड हमारे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर, ठीक है, +- √3 का स्क्वायर। तो z क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं जरा, देखें। ये हो जाएगा 4 + 3, मतलब √7। ठीक है जी। तो ऑप्शंस क्या आ रहा है जरा देखें। बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए था z, फिर इसका प्रोडक्ट है z बार के साथ, और फिर इसके कंजुगेट, इसका जो मॉड है उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, अच्छा अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो याद रखिए यहाँ भी स्क्वायर होगा और ये इसको कैंसिल करेगा, तो इसका आंसर 7 आएगा। तो ऊपर आप देखें क्या, सबसे पहले न्यूमरेटर में देखें क्या आ रहा है। न्यूमरेटर में सॉल्व कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आ रहा है 7, और डिनोमिनेटर में सॉल्व कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आ रहा है 7। तो इनका रिजल्ट आ गया 7/7, कैंसिल करें तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ऑप्शन 1। ऑप्शन सी जो है वो 1 है और आंसर 1 इसका। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 25 का रिजल्ट। अब जो सवाल है वो कहता है, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए इंटरसेक्शन बी की बात करें। देखो, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम जो है मिनिमम लेते हैं, तो मिनिमम एलिमेंट जो होगा, याद रखिएगा, मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो होगा 0। क्योंकि इसके अंदर मिनिमम का मतलब ये होगा कि कोई भी इसके अंदर जो है वो इंटरसेक्शन या कॉमन एलिमेंट नहीं है। और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के अगर हम मैक्स की बात करते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट थी। तो देखिए बात ये है कि इसके अंदर ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 3, बी के एलिमेंट 4। तो हो सकता है कि ए के जितने एलिमेंट्स वो बी में मौजूद हैं, तो मैक्सिमम इनके दरम्यान इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 3, ये है इसका आंसर। तो ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन बी जो है यहाँ नजर आ रहा है, ये इसका फाइनल ऑप्शन है। अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, इसको देखें आप। इसमें ये कह रहा है, इन अ सर्वे कंडक्ट 800 स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, 250 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू लाइक टी, 300 लाइक कॉफी एंड 150 लाइक बोथ टी एंड कॉफी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नीदर टी और कॉफी। देखिए इसका तरीकाकार ये है कि आप ना सबसे पहले एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लें। इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए, आप देखें ये है, आपने दो आपने अलग अलग जो है सर्कल ड्रॉ करें। एक टी है तो टी फॉर टी, सी फॉर कॉफी। ठीक है, अच्छा टोटल जो इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं वो 800 है, तो हमने कहा भाई टोटल 800 है। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है कि इसमें से जो लाइक करते हैं वो 250 स्टूडेंट वर फॉन्ट टू लाइक टी 3, 250। तो ये है 250 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि टी लाइक करते हैं। फिर वो कह रहा है 300 जो है कॉफ़ी लाइक करते हैं, तो हमने कॉफ़ी, सी फॉर कॉफ़ी, यहाँ 300 लिख दिया। फिर वो कह रहा है कि 150 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि बोथ लाइक करते हैं, तो इसका मतलब 150 दोनों लाइक करते हैं जो कि इसके दरमियान में मौजूद, जो उनके इंटरसेक्शन ही होगा। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नीदर टी नॉर कॉफी, यानी वो बताएं कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि ना ही टी पसंद करते हैं ना ही कॉफी, जो कि इन दोनों के रेंज से बाहर है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले शो करना है।
सबसे पहले काम ये करें, आप देखें इन दोनों को सम कर लें, ठीक है। जो टी और कॉफी पसंद करते हैं तो इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आ रहा है, 550 आ रहा है। अब इसमें से काम ये करें कि जो 150 है ना, जो दोनों लाइक करते हैं उसको निकाल दें, ये आपने माइनस कर देना है। तो इसका आपने इस तरह एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ना ही टी और ना ही कॉफी पसंद करते हैं वो, उनको मैंने लेट किया एक्स, यहाँ एक्स लिख दें। और इन सब का जो टोटल है वो कितना आता है, वो आता है 800। इस तरह आप एक छोटा सा इक्वेशन बना लें, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको एक्स फाइंड करना है। तो 550 में से 150 को माइनस करें ना, तो ये आएगा 400 प्लस एक्स 800, ठीक है जी। अब यहां से x फाइंड करें तो x कितना आ रहा है, 400। और ये 400 वो स्टूडेंट्स हैं जो ना तो कॉफ़ी पसंद करते हैं और ना ही टी पसंद करते हैं, और यही हमें जो है वो चाहिए था। तो बताएं आंसर क्या है। आंसर जो है वो 400 है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ, ठीक है। तो अब आप इस पे देखें कि अगर आप इसकी बात करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये होल्ड नहीं करेगा, डिवाइड करेंगे तो ये भी होल्ड नहीं करेगा इसके अंदर। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं, +1 - 1 +1 - 1 और +1 - माइनस आयोटा, इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें अगर आप इसको इस तरह वर्किंग करें, देखें क्लोजर लॉ इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीजन बोथ, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि अब देखिए 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस का आयोटा को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर आता है। अगर आयोटा को हम माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे जो कि 1 के बराबर आएगा। इसी तरह अगर हम इसको जो है डिवाइड करते हैं 1/आयोटा जो कि माइनस आयोटा के बराबर आता है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर। तो अगर हम देखते हैं ना तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी -1 आ रहा है। इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है। इसी तरह -1 को अगर हम जो है वो 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो आप ये देखें कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों को अगर हम प्लस रख के सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 1। एक को प्लस एक को माइनस रख के सॉल्व करें, इनका रिजल्ट आ रहा है 1। एक को माइनस एक को प्लस रख के सॉल्व करें, इनका रिजल्ट आ रहा है -1। एक को दोनों को -1 रख के सॉल्व करें, दोनों का रिजल्ट +1 आ रहा है। ये सारे होल्ड कर रहे हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इसी तरह अगर हम आयोटा की बात करते हैं, ठीक है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर आ रहा है जो कि -1 जो कि होल्ड कर रहा है यहाँ। बिल्कुल इसी तरह अगर हम आयोटा एक नेगेटिव लेते हैं और एक पॉजिटिव लेते हैं तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है। माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आता है जो कि 1 है, जो कि इसके अंदर होल्ड कर रहा है। तो आप ये देखें कि मल्टीप्लिकेशन के एतबार से ये सारे जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं। अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन का मतलब 1/1 1, ठीक है। और इसी तरह अगर -1/1 -1, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं 1/-1 -1, तो ये भी तो होल्ड कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आयोटा को डिवाइड करके देखूं, देखो 1/आयोटा की बात करते हैं तो अब इसको सॉल्व करके चेक कर लें। तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करके चेक कर लें। तो आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, देखिए यहाँ होल्ड कर रहा माइनस आयोटा मौजूद है। तो अब जब ये मैंने सारी कैलकुलेशन की है तो इसका मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिड है जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पे होल्ड कर रहा है। तो यस, तो ये बेसिकली क्लोजर लॉ पे ये सेट है, ऑप्शन बी इसका फाइनल रिजल्ट है। अच्छा, अब यहाँ देखें ये हमारे पास क्या, सेट ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब इस सवाल में आप ये देखें कि हमारे पास इसके अंदर 3 रूल्स होते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास जो होता है वो आइडेंटिटीज का होता है, एक हमारे कॉमोडिटीज का होता है, और जो हमारे पास दूसरा होता है वो होता है एसोसिएटिव, ठीक है। और अगर ये तीनों होल्ड कर रहा होता है तो बेसिकली वो मोनाइट होता है, और अगर इनका इनवर्स अगर होल्ड कर रहा होता है तो वो ग्रुप में आता है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है वो इस तरह वर्किंग करके आपको समझा देते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको। अच्छा जी, अब यहाँ आप ये देखें कि बेसिकली इसको इस तरह आप देखें कि सेट ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन इज। तो हम यहाँ इसको चेक इस तरह कर लेते हैं कि चले हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है, 0 1 2। अच्छा, अब ये देखें कि यह क्या ये क्लोजर लॉ को ओबे कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इस तरह देख लेते हैं कि 1 × 0 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, ठीक है जी, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 जो कि होल्ड कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 2 ये भी इसमें होल्ड कर रहा है, ठीक है।
तो इसी तरह आप ये देखें कि बेसिकली ये क्लोजर प्रॉपर्टी को जो है ना वो ओबे कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा इसके अंदर हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। क्लोजर जो है वो क्लोजर लॉ जो है वो ओबे हो रहा है। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं कि जीरो में अगर हम इस तरह लिख लेते हैं कि जीरो इंटू वन, ठीक है, और इंटू टू, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। या हम यूं कह सकते हैं जीरो इंटू वन इंटू टू, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यह जिस तरह से भी देखें तो इस ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये भी होल्ड कर रहा है इस सवाल के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी का मतलब होता है वन। अब इसका मतलब ये होगा कि अब आप इसको अगर देख लें कि जीरो से वन को मल्टीप्लाई करें तो वन जो कि होल्ड कर रहा है इसके अंदर, टू को वन से मल्टीप्लाई करें टू, तो ये भी होल्ड कर रहा है। इसी तरह वन को वन से मल्टीप्लाई करें वन, तो ये भी होल्ड कर रहा है। जब ये सारे के सारे इसके अंदर ये होल्ड कर रहे हैं ना, तो बेसिकली क्या होगा, ग्रुप तो हम नहीं कह सकते। ग्रुप हम उस सूरत में कह सकते हैं कि जब इसका इनवर्स होल्ड करे। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका इनवर्स लेते हैं तो वन अपॉन जीरो जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। वन अपॉन टू, इसका इसका अगर हम इनवर्स लेते हैं टू का इनवर्स, तो वन अपॉन टू, वन अपॉन टू को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या जीरो वन टू आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब ये इनवर्स होल्ड नहीं करता। जब इस क्वेश्चन का इनवर्स होल्ड नहीं करता तो ग्रुप नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये मोनोहाइड है। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि सिंपल सी बात है कि ए, एन पे पावर ए जिसकी वैल्यू थ्री है, एन पे पावर बी जिसकी वैल्यू फोर है, देन द नंबर ऑफ फंक्शन बी टू ए। अच्छा, अब बी टू ए यानी ए है ना, जो बाद वाला होता है ना उसको बेस बना लिया करें जब भी ऐसा सवाल है, और जो पहले वाला होता है उसको आप पावर बना लिया करें। ठीक है, अच्छा अब बाद वाला क्या है, बेस है ना। तो आपने क्या करना है, देखें, मैंने कहा कि बाद वाले को बेस बना लें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एन है ना, एन पावर ए ये बेस हो जाएगा, और बी जो बाद वाला है एन पावर बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका पावर बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपने करना क्या है, करना ये है कि ये हो गया बेस, और जो बाद वाला है वो बेस बन गया, और जो पहले वाला है वो हमारे पास इसका पावर बन जाता है। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 81। तो इसका ऑप्शंस क्या होगा, 80, ए ऑप्शन है, 81 इसका आंसर है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ए है। ठीक है, बिल्कुल अगर इसी तरह बी बाद में होता, ए पहले होता, यानी ए टू बी लिखा होता, तो फिर आपने क्या करना होता, इसको आप बेस बनाते और फिर इसको आप पावर लिख देते, फिर उस सूरत में फोर की पावर थ्री हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा याद रखिएगा उस सूरत में इसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि ए बी और सी डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, और वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अच्छा, अब ए बी सी डी फाइंड करना है ना, कंडीशन हमें क्या पता है, ए टू ए प्लस बी इक्वल टू सी है। तो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहला काम ये करें, टू ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करें यहाँ। ठीक है, फिर प्लस बी लिखा है, बी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, फाइव सी ए फोर ये लिख लें आप, और मैट्रिक्स सी है बी सिक्स फोर डी। ठीक है, अच्छा अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें। जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर माइनस टू। स्टूडेंट्स देखें, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस को ज़रा सा दुरुस्त कर लिया जाए। इसमें हम ये कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो सी है ना, इस पे ट्रांसपोज लगाएं। ये देखिए सी ट्रांसपोज है। ठीक है जी, अच्छा अब चूंकि ये सी ट्रांसपोज हो गया, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको ज़रा डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके जो है ना, इसको मैं आपको कैलकुलेशन करना बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था जिसको मैंने दुरुस्त किया है, तो इस वजह से कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको अब थोड़ा सा नए सिरे से समझा देता हूँ। अच्छा, अब कैलकुलेशन में क्या होगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। देखिए, यहाँ से हम ये करें, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो बी किसके बराबर होगा, बी हमारे पास हो जाएगा सी माइनस टू ए, राइट। अच्छा, अब हमें ये पता है कि टू ए हम क्या है, किसके बराबर है, देख लें। ये ए है ना, कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा फोर। ठीक है, और ये होगा टू। दूसरी सूरत में हमारे पास ये आ जाएगा, अगेन टू वन द टू हो जाएगा, और टू थ्री द सिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ हमने इस तरह इसको लिखना है। तो हमने क्या किया कि जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो बेसिकली यहाँ ये जो है वो ट्रांसपोज की फॉर्म में आ रहा है कि देखिए टू माइनस वन है ना, तो यहाँ हमने माइनस, इसको भी ट्रांसपोज करके हमने वैल्यू पुट किया है। यहाँ अगर हम ट्रांसपोज लिख देते हैं, तो हमने ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद टू से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपोज है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये ट्रांसपोज है, इसको मैंने दुरुस्त कर लिया।
अच्छा, अब आपने करना क्या है, देखिए अब आपने करना ये है कि आपने बी लिख लेना है। सी, सी चूंकि ट्रांसपोज है ना, तो यहाँ ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो अब ये होगा इस तरह कि सी का ट्रांसपोज वैल्यू क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है 6b, तो इसका मतलब रो है ना, कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये आ गया हमारे पास रो कॉलम में। और ये 4d की रो है ना, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। माइनस, और चूंकि यहाँ हमने जो है वो 2a ट्रांसपोज को डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, इसका रिजल्ट आपके सामने कुछ ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह लिख देना है, ठीक है। अब याद रखें कि हमने इसका ट्रांसपोज करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 2 2 और 6, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ। अच्छा, अब बी हमारे पास क्या है, देखिए बी हमारे पास है 5 C A 4, ये लिखें आप। और इसको जब माइनस कर देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा होता है, देखें ये होगा B -4। पहला एलिमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हो जाएगा, लिख सकते हैं 4 - 2, इस तरह लिख लें आप। इसके कोरस्पॉन्डिंग लिखेंगे 6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +2, ठीक है, ये आ गया। और फिर हम इसको देख लेते हैं इस तरह कि D+D-6, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको इसमें साथ अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करते हैं तो 5 जो है वो आ रहा है B-4, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर B को फाइनल करते हैं तो 5 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसी तरह अब हम अगर इसकी बात करते हैं एक्चुअल में कि C की वैल्यू क्या है। अच्छा, अब देखिए C हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 - 2। तो सी क्या आ रहा है, सी तो हमें 2 मिल गया यहाँ से, ठीक है, तो सी की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, अब मैं यहाँ आता हूँ कि और इसकी बात कर लेता हूँ, ए है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है 6 + 2। तो ए 6 + 2, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गया, ए हमारे पास 8 है, तो ए 8 आ चुका है। अब बिल्कुल इसी तरह हम डी कैलकुलेट करते हैं, तो एक तरफ यहाँ लेफ्ट में 4 है और यहाँ D-6 लिखा हुआ है, तो डी यहाँ आ गया 10, ठीक है। तो अगर इसको तरतीब दें, जैसे A B C D, ए है हमारे पास 8, B 9 है, C 2 है और D 10 है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए यहाँ नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को दुरुस्त करने के बाद इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरह है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी एक और मैट्रिक्स है, द वैल्यू ऑफ AB = BA, ठीक है। तो हमें कह रहा है इसकी वैल्यू बताएं। जिस स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट है वो ये देखिए, यहाँ ये कह रहा है ना कि ए हमारे पास है कि अगर AB बराबर होगा BA के ना, तो हमें पता है कि अगर ये AB इक्वल होगा BA के, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी द सेम। तो इनका जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा ना, डायगोनल्स एलिमेंट एलिमेंट्स मस्ट बी द सेम, याद रखिएगा, मस्ट बी द सेम, ये पता होना चाहिए कि अगर ये कंडीशन है तो इनके डायगोनल सेम होने चाहिए। तो फिर नॉन डायगोनल्स का क्या करें, तो लिखेंगे फिर नॉन डायगोनल्स के साथ ये होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी आल्सो सेम, ये भी सेम होगा, याद रखिएगा, मस्ट बी आल्सो सेम। तो ये दोनों सेम होंगे कब, कि जब ये कंडीशन अगर है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है ना कि उसके बाद आपने ओनली जो है वो कंपेयर करना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर ओनली नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, तो जब कंपेयर करेंगे तो वहां से आप अननोन टू फाइंड के, तो वहां से आप जो है वो के फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपने करना ये है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी द सेम होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी आल्सो सेम होंगे। तो कंपेयर करना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को,
लेफ्ट और राइट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, तो वहां से मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कंपेयर करके कैलकुलेट करेंगे ना, तो के की वैल्यू जो है वो 7 आएगी। ठीक है, तो ये मैंने कंडीशन बता दी है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह, तो लिहाजा आपके पास इसका आंसर जो है वो 7 आएगा। अच्छा, अब इस सवाल पे देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं, तो देखिए क्या आएगा, 6 × 2 -4 × 3, तो ये 12 -12, ये तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाएगा, तो यहाँ अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो ये अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये तो ट्रू नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब देखें, ए और जो है वो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन डी जो है वो इसका ऑप्शन होगा, चूंकि ये ट्रू नहीं है, चूंकि जाहिर सी बात है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, चूंकि यहाँ आप देखें ये तो जीरो आ रहा है, और डिटर्मिनेंट ए की जीरो लिखेंगे तो ये इनवर्स जो है वो एग्जिट नहीं करेगा हमारा। ठीक है, तो बाकी ये जो है वो ट्रू हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 5 × 5, तो इस सवाल के हवाले से इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं कि किस तरह। इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखें, इसमें यही कह रहा है ना कि ए है 5 × 5, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 3 गिवन है। तो अब कह रहा है कि भाई आपने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका कंडीशन आप ये याद रखिएगा कि मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ए एडजॉइंट ए जो है, इनका डिटर्मिनेंट अगर लेना चाहें, ठीक है जी, तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ पावर n-1 के। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें ये पता है कि मैट्रिक्स क्या है, 5 × 5 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो सो हम कह सकते हैं कि n क्या हो जाता है, n जो है हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स 5 × 5 का है, तो n जो है वो 5 हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, देखिए गिवन हमें ये पता है कि ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूला में इसको अप्लाई कर लीजिए। हमें ये पता है कि भाई एडजॉइंट एडजॉइंट ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स दे और ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई, इसकी वैल्यू 3 दी हुई, यहाँ हमने 3 रख देना है। एन का मतलब 5 है, 5 - 1 रख दें आप, तो इसका मतलब 3 raised to power 4 आ जाता है। इसको सॉल्व करें तो 81 इसका फाइनल रिजल्ट आता है। तो बस सिंपल, इसका ऑप्शन बी जो है वो फाइनल आंसर है। अच्छा, अब जो है इस सवाल को जरा ऑब्जर्व कर लें कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए इसमें क्या ये रहा है ना कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का, इज ए हर्मिशियन। देखिए हर्मिशियन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और कंजुगेट लेके ट्रांसपोज लेंगे, तो वो क्या होता है, वो मैट्रिक्स जो है वो रिपीट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए का हर्मिशियन जो है ना, अगर ए मैट्रिक्स हर्मिशियन लेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ए के। ठीक है, तो अब आप कहते हैं कि वी टेक 3, 1। अब मैं तीसरा रो पहले कॉलम की बात की, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, जिसके अंदर हमारे पास ये नजर आ रहा है क्या, लेमडा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमने कहा कि भाई हमने तीसरा और पहला कॉलम लेना है। एंड अगर पहला रो और तीसरे कॉलम की बात करें तो इसके अंदर ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला रो तीसरा कॉलम ये ले लेते हैं, तो ये एलिमेंट बेसिकली हमारे पास जो है वो पहला तीसरा और पहले कॉलम और पहला और तीसरा कॉलम है, जिसके अंदर लेमडा किसके बराबर हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला बना देते हैं, लेमडा बराबर होता है माइनस कंजुगेट 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 ऑफ A 13। ठीक है, ये फार्मूला बना दिया हमने। अच्छा, अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ गिवन है हमारे पास ए, अगर 13 की बात करें तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम ये हमें पता है, -5 -i, राइट। अब इसका कंजुगेट ले लें, इसका कंजुगेट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 5 - 5। आप जानते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कॉफिशिएंट है उसके साइन को चेंज करते हैं, ये इसका कंजुगेट हमने ले लिया। अब हम इसको वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें पुट कर दें तो आप देखिए लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फार्मूले का हिस्सा है, और ये है -5 + i। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस माइनस +5 -i, तो ये है हमारे पास लेमडा की वैल्यू स्टूडेंट्स, -+5 -i। ऑप्शन देखें, यस, ऑप्शन बी जो है यहाँ नजर आ रहा है। बेसिकली ये आई नहीं आयोटा, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है,
तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने इसको इस कंडीशन पे लेकर आएंगे और यहां से आप थ्री इस इन दोनों एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, लेमडा होगा, चूंकि लेमडा तो हमें चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसके सामने ऑपोजिट देख लीजिएगा, जब थ्री वन है तो वन थ्री पे आइएगा और यहां से एक जनरल फॉर्मूला बना लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल जो है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, वो इस तरह है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि टू की पावर टू एक्स, पहले क्वेश्चंस हम कॉपी कर लेते हैं, एक्स प्लस टू की पावर फाइव, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसको ना आप जीरो के बराबर इक्वेट कर लें, तो ये हमारे पास क्या होगा, टू की पावर एक्स लिखें जबकि ऊपर स्क्वायर लिख दें, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3.2, ठीक है, और टू की पावर टू इस तरह लिख लें, प्लस टू की पावर फाइव इक्वल टू जीरो। तो आपके पास क्या आ गया, टू एक्स पावर होल स्क्वायर माइनस टू, फोर फोर थ्री 12, लिख सकते हैं 12 एक्स की पावर एक्स, सॉरी टू की पावर एक्स बेसिकली। तो इसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं, टू की पावर एक्स और ये 32 है इक्वल टू जीरो। अच्छा देखें, अब आप लेट कर लें, क्या लेट करें, टू की पावर एक्स जो है ना, आप फर्स्ट करें ये टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस इसको लिख सकते हैं 12 टी, और ये हो जाएगा प्लस 32 इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इसको इस तरह लिख लें, 8 और 4 से इसका फैक्टर ले लें, तो टी स्क्वायर माइनस 8 टी माइनस 4 टी प्लस 32 इक्वल टू जीरो। यहाँ से टी कॉमन ले लें तो टी माइनस एट, यहाँ से फोर कॉमन ले लें तो टी माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आ रहा है, टी की दो वैल्यू आ रही है, एक हमारे पास वैल्यू फोर आ रहा है और एक वैल्यू हमारे पास एट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन तो एक्स की फॉर्म में है ना, तो अब हम ये करते हैं कि देखें, हमने क्या लेट किया है, हमने लेट ये किया है टू एक्स टी के बराबर है, तो हमने लिखा टू एक्स और एट टी की वैल्यू हम पहले लेते हैं फोर पे, ठीक है। तो हम यहाँ टी की जगह टू एक्स टी है ना, हम लिख देते हैं फोर। तो बेसिकली ये टू की पावर एक्स इक्वल टू टू की पावर टू, ये कैंसिल करते हैं तो एक हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई टू, राइट। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं एट टी इक्वल टू एट पे वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, टू की पावर एक्स इक्वल टू इसकी जगह एट रखते हैं, तो टू की पावर एक्स इक्वल टू टू की पावर थ्री, ये कैंसिल कर दें तो एक हमारे पास एक्स की वैल्यू थ्री आ रही है। तो अब देखें, एक एक्स की वैल्यू थ्री है, एक एक्स की वैल्यू टू है, ऑप्शन तलाश करें। यस, ऑप्शन बी में नजर आ रहा है ना, दो वैल्यू है एक्स की, एक टू और थ्री, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। तो ये क्वेश्चन एक तरह सॉल्व होता है। अब आइए मैं इसकी बात करता हूँ। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जरा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली ये कह रहा है कि एन जो है वो 0 से 16 तक है, तो जो है वो ओमेगा एन, तो ओमेगा एन मतलब सबसे पहले आप इसकी जगह जीरो रखेंगे, ओमेगा वन रखेंगे, ओमेगा टू रखेंगे, ओमेगा थ्री रखेंगे, ओमेगा फोर रखेंगे, इस तरह ये कहाँ तक जाएगा, ओमेगा 16 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, आ, इसमें आप इसको इस तरह बनाएं कि देखें, बेसिकली ये है ओमेगा जीरो है ना, ये वन के बराबर, ये होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि देखें, स्टूडेंट देखें, इस तरह अगर आप इसकी पैकेट की बात करें ना, तो देखें ये हमारे पास आ रहा है कि वन, ये वन है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह हम क्या है बात करेंगे, ओमेगा क्यूब, ओमेगा फोर, ओमेगा फाइव, ठीक है ना, इस तरह। अच्छा, अब ये जीरो है, ये अगर जीरो हो जाएगा तो हमें पता है कि आगे क्या बचेगा, यानी ओमेगा 15 तक बन जाएगा जीरो, तो हमें हमारे पास जो बचेगा सिंपल ओमेगा 16 आएगा, ठीक है। क्योंकि आगे ये सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है, सारे जीरो हो जाएंगे, 15 तक सारे जीरो हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि 16 बचेगा। अब ओमेगा 16 को आप इस तरह लिख लीजिए कि ओमेगा इंटू ओमेगा 15 में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ओमेगा एज इट इज ओमेगा 15 की इस तरह लिखें, क्यूब और फाइव लिख लीजिए। तो आप ये जानते हैं ये ओमेगा हो जाएगा और ये वन पे पावर फाइव हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ओमेगा, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन है। अच्छा, अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट, याद रखिएगा फोर्थ रूट का जो आंसर होता है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी नंबर होता है ना बस उसको नेगेटिव में लिख देते हैं। जैसे 1 9 4 4 8 1 है और हम चाहते हैं कौन सा रूट, फोर्थ रूट, तो इसको नेगेटिव, नेगेटिव में इसका आंसर कोई है, ये है ना, यस, नेगेटिव में लिख दें, ऑप्शन बी इसका आंसर।
अच्छा, अब यहाँ ये देखें, वो ये कहता है कि इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के। अब देखिए, अगर हमारे पास एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फा होगा। और आप जानते हैं कि इन दोनों रूट का अगर हम प्रोडक्ट लें तो अल्फा इंटू 1/अल्फा ऑलवेज 1 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा रेसिप्रोकल एक दूसरे को होगा तो 1 के इक्वल होता है। अब यहां से देखिए, ए किसके बराबर है, 3, बी हम जानते हैं -5, और सी जो है, इस 9 को लेफ्ट में ले जाइए तो ये हो जाएगा 3k -9, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लीजिए। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसे कि अभी हमने कहा कि अल्फा इंटू 1/अल्फा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सी और ए के, ठीक है। तो सी क्या है, 3k -9, और ए क्या है, ए हमारे पास 3 है। अच्छा, ये कैंसिल होगा तो ये हमारे लेफ्ट हैंड में 1 आ जाएगा। 3k -9/3, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3k -9, 3, ये राइट में चला गया तो 3k, ये 12 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 4 स्टूडेंट्स। तो k हमारे पास 4 आ गया, तो यस, ऑप्शन बी यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब इस सवाल पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस इज टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, अब देखें, जब भी ये टेंजेंट होता है ना एक्स एक्सिस पे कोई लाइन ग्राफ पे, तो इसका मतलब ये होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है। तो बस b² - 4ac = 0 ले लिया कीजिए, ठीक है। तो अब यहां से a क्या है, a1 है, b क्या है, b2 है, और c क्या है, c4 है। पुट कर दीजिए, 1² - 4a, और सी क्या आ जाएगा, सी हमारे पास है 4, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, बी जो है वो टी है, इसको जरा दुरुस्त कर लें, ये टी है, =0, ये आ चुका है। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि हमने यहाँ, ये टी है बेसिकली, ठीक है, t² है, और देखिए b² - 4ac, ए है 1 है हमारे पास, ठीक है जी, तो ए 1 है और सी 4 है, तो अब ये 1 आ गया, 4ac, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको सॉल्व कर लें तो t² बराबर हो जाएगा, ये 4 4 16, और 16 हो गया, उधर जाके -16 था, +16 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ गई ±√16, तो लिहाजा रिजल्ट आ रहा है +16 का रूट जो है वो 4 आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है हमारे पास करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 16 टर्म ऑफ एपी इज 19 एंड 19 टर्म्स एंड 9 टर्म्स इज 31, देन द 18 टर्म्स। तो सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं एपी है ना, तो एपी है तो हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में n-1d, ये है। अब 16 की बात करें, कहते हैं 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 19, ये नहीं, इसका मतलब ये 19 रख दें, और ए तो ऐसे ही लिख लें, और 6 है तो इसका मतलब ये 6 - 1, और डी हमें नहीं पता, तो ये होगा 19 = a + 5d। एक इक्वेशन बना लें यहाँ से, दूसरी इक्वेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लें कि फिर आपने क्या कह रहा है कि वो कहता है 9th टर्म ऑफ 31, तो इसका मतलब 31 = 9, ए हमें नहीं पता, 9th -1d लिख लें, 31 = a + 8d, दो इक्वेशन हो गया। अच्छा, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे ए और डी की वैल्यू, ठीक है, ए और डी की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब ए की वैल्यू कोई ना कोई कैलकुलेट करेंगे, और डी की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, डी की वैल्यू भी यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आपको कह रहे हैं 18 टर्म निकालना है, तो सिंपल सी बात है, एन जो है वो 18 हो जाएगा। अगेन ये फॉर्मूला लगाइएगा, a n = n-1d, डी की वैल्यू भी रखिएगा, एन की वैल्यू भी गिवन है, ये डी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा, तो ये a18 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो बाकी ये आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये जो सवाल है ना, सम ऑफ जो है वो 7 AM बिटवीन 2 + 2 and 22, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। देखिए, सम की बात कर रहे हैं ना, तो याद रखिए n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ठीक है जी, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। n का मतलब 7 है, 7/2
फर्स्ट 2 है और लास्ट 22 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये 24। तो इसको कैंसिल कीजिए, तो आंसर क्या आ रहा है, 84। तो हमारे पास इसका जो सम आएगा वो 84 आ रहा है। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को सम करके n/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। n का मतलब यहाँ 7 है, और फर्स्ट टर्म जिसको हम a कह सकते हैं, फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं, a+l, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। a का मतलब आपके पास 2 है, और लास्ट टर्म जो है वो 22, इस तरह भी आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सवाल है ना कि इसमें ये कह रहा है कि इसमें 5 नंबर्स हैं एपी में ना। अब इसकी वर्किंग कैसे करते हैं जरा देखते हैं। अच्छा, अब ये 5 नंबर्स इसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि बताइए 5 नंबर्स क्या होने चाहिए, और जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कह रहा है कि इन एपी में हुज सम इज 25 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135। तो सबसे पहले आप लेट कर लेना, लेट दी 5 नंबर्स बी, ठीक है, दी 5 नंबर्स बी कौन से होंगे। हमने कहा कि भाई a-2d एक नंबर ये ले लें, फिर a-d एक नंबर ये ले लें, फिर एक नंबर आप जो है वो a लिखें, फिर आप लिखेंगे a+d के साथ जाएंगे, और फिर a+2d के साथ जाएंगे, ठीक है। ये आपके 5 नंबर है। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब याद रखिए, नंबर फाइंड करने के लिए जब तक आपको ए और डी नहीं फाइंड होगा ना, आप आगे फाइंड कर नहीं सकते। अच्छा, अब स्टेप 1 में ये कह रहा है कि सम है, देखिए कह रहा है सम है ना, तो इनको सम कर लें। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इनको सम करेंगे, a-2d, ठीक है, प्लस a-d, प्लस a+d, प्लस a+2d। अब इनका रिजल्ट क्या दिया हुआ है? इनका रिजल्ट 25 है, ठीक है। अब आप देखें, बात ये है कि अब यहाँ ये डी से ये डी कैंसिल, ये माइनस का 2d से ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो a+a+a+a कितने ए हो जाएंगे, 5 ए हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5a = 25। तो ए हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ए आ गया 5, ठीक है, a5 हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें डी भी तो कैलकुलेट करना ना। जब तक ए और डी फाइंड नहीं करेंगे उस वक्त हम आंसर ले नहीं सकते ना, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्टेप 2 में क्या रहा है, फिर स्क्वायर, स्क्वायर इनका 135 है, तो यानी इन नंबरों का स्क्वायर, यानी ए प्लस, पहले आप माइनस के साथ लिखें, तरतीब इसकी जो है ना होनी चाहिए, a-2d का स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस फिर ए का स्क्वायर, फिर प्लस a+d का स्क्वायर, ठीक है, और फिर आखिर में लिखिएगा a+2d का स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर में लिखा आपने, और इन सब का जो स्क्वायर है इनका सम जो है 135 है, ठीक है, 135। अब आपने करना क्या है ना, करना ये है, ए की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देना है और इसको कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो डी की वैल्यू यहाँ से 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ी सी वर्किंग है, लेकिन आप ए की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखिए, जब ए की वैल्यू जो है वो 5 है और डी की वैल्यू 2 है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इनमें वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा, तो आपके पास जो नंबर आएंगे ना वो मैं बताता चलूँ। 2 4 5 6 8, ठीक है, 2 4 5 6 8। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, तो a 5 है ना, तो देखिए ए की जगह हमने 5 लिखा। अब ये a-2d लिखा हुआ है, a-2d। तो चलिए, अगर हमने a कहा 5-2, और d की वैल्यू क्या है, आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 5-4 इक्वल टू क्या आ रहा है, ठीक है ना, 5-2। आपके पास फिर इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, डी की वैल्यू 2 है ना, तो ये 5, ए की वैल्यू आपने 5 रखा, और उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो ये नंबर हमने लेट किया है ना, 5 नंबर्स, ये 5 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आपने देख के फिर उसके बाद एक एज पर कंडीशन, चूंकि सम कह रहा था तो हमने सम यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ सम लिखेंगे, 25 के इक्वल होगा, और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ आपने ना इसकी कैलकुलेशन करनी है। अभी मैंने ए की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू 2 लिखा है, लेकिन मैं आई थिंक सो के डी की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। ये सॉल्व आपने इसको करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि आपने करना ये है कि यहाँ ए की जगह लिखना है 5,
ठीक है, 5 - 2d होल स्क्वायर लिख लें, फिर प्लस 5 5 - डी स्क्वायर लिख लें, फिर प्लस 5 का स्क्वायर, चले मैं डायरेक्ट 25 लिख देता हूँ, प्लस फिर लिखेंगे 5 - 5 + डी स्क्वायर लिख लें, फिर प्लस 5 + 2d इसका स्क्वायर लिख लें। ठीक है, सारी वैल्यू, और ये है 135। अब यहां से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो डी की वैल्यू आएगी कोई ना कोई। देखिए यहाँ तो मैंने सिंपल से था, आसान से ए निकाली। यहाँ से जब आप इसको a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर से कैलकुलेट करके सॉल्व कीजिएगा तो डी फाइनल हो जाएगा। जब ये ए और डी फाइनल हो जाएगा ना तो बारी बारी इस वैल्यू में, इस वैल्यू में, इस वैल्यू में पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो आपको चाहिए था। ठीक है जी, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब आइए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि 4 GM बिटवीन 2 and 128 आर। इसमें सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि आपने इसका कॉमन रेशो निकालना है। देखिए बेसिकली हमें कॉमन रेशो का एक फार्मूला मैं बता दूं आपको। कॉमन रेशो का फार्मूला ये होता है, तो आप लिख सकते हैं, देखें, आर, ठीक है, आर लिखें, और एन माइनस, बेसिकली ये है हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, फिफ्थ रूट लिख लें। देखिए बेसिकली क्या है यहाँ, ये फोर्थ मांग मांग रहा है ना, 4, तो 4 और ये कितना है 5 6, तो इनको 2 प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6। तो एन जो है वो 6 है, एन 6 आ गया। लेकिन जब हम यानी कि कॉमन रेशियो निकालते हैं ना तो एक कम लिखा करें, यानी एक कम लेंगे जब एन, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यही 5 को आप यहाँ लिखते हो फिफ्थ रूट में। तो अब यहां हो जाएगा, अब ये लास्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इसको सॉल्व कर लें तो ये 5 है। अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 128 है ना, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब जब 64 है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जब इसका 64 को देखें कि 2 × 2 × 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 + 16 16 टू द 64 32। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल ये है सवाल, हमारे पास आर की एन की वैल्यू है ना, तो ये हमारे पास है कि यहाँ हम ये देखें, 4 हमारे पास जो है वो जीएम चाहिए था बिटवीन 2 and 128, तो टोटल हमारे पास एन जो है वो 6 आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि ये एन जो है वो 6 ही है, ठीक है, एन की वैल्यू 6 ले लेते हैं, तो ये 6 रूट ले लें आप। जब आप इसको 6 रूट से कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल में ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ये आएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आ गया, R2 आ चुका है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि 2 है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसमें जो है ना कैलकुलेट करना है आपको, तो अब एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ए एन बराबर होता है ARN - 1। ठीक है, तो अब फर्स्ट अगर हमारे पास है तो ये तो दिया हुआ है ना, अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो ए एन की जगह हम 2 लिखते हैं। ठीक है, ए की जगह 2 लिखते हैं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा G1। ठीक है, ज्योमेट्रिक 1। तो अब ये ए है क्या हमारे पास, A2 है। ठीक है, आर क्या है, आर भी 2 है, और चूंकि हमने बात की 2, तो यानी N - 1, एन क्या है हमारे पास, एन तो 6 है ना। तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के, N - 1 फार्मूले के लिहाज से है, एन हमारे पास 6 है, 6 - 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करने पे 2 × 32 आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप सेकंड की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो है वो आप इस तरफ चले जाएंगे कि ए की पावर, ए पे लेंगे कि A2 है ना, तो A3 की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है A3 है, तो हम कहते हैं बेसिकली ये G2 है। ठीक है जी, और ये हो जाएगा AR। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि याद रखिए कि हम यहाँ बात कर रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, 2 है, आर क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर लें तो 4 4 टू द 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा कि ये बेसिकली हमारे पास 4 जो है 5
नहीं होगा, बल्कि हम इसको ज़रा सा इसको सही कर लेते हैं। एक्चुअल में ये हमारे पास हो जाएगा एन, जो है वो पहला है ना 2, तो 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 जो कि 1 के बराबर, 2 to the 4, तो ये हमारे पास 4 होना चाहिए, ठीक है। तो G1 हमारे पास 4 होना चाहिए, G2 हमारे पास 8 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि हमने यहाँ जब कैलकुलेट किया तो G1 4 और 8 आ रहा है पॉजिटिव, जबकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमने यहीं से देख लिया। हमने कोई जरूरी नहीं कि फर्दर मजीद दो कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने सीक्वेंस देख लिया है। G1 की वैल्यू 4 है, G2 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो G1 की वैल्यू 4 है, 8 इस तरह कंटिन्यू हो रहा है ना, तो बस हम यहाँ से ऑप्शन ए लिखेंगे कि ये हमारे पास क्वेश्चन का फाइनल ऑप्शन है। अच्छा, अब जो ये सवाल है ना, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो रिलेट करता है किससे, कि अर्थमेटिक मीन के हवाले से, ज्योमेट्रिक मीन और जो हार्मोनिक मीन में। तो अब यहाँ से ना आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कह रहा है कि बेसिकली ये है, कह रहा है कि एन की वैल्यू फाइंड करें मे बी एच एम बिटवीन ए एंड बी। तो अब एच एम का फॉर्मूला क्या है, देखिए एच एम हम जानते हैं 2ab/a+b होता है, और ये इसके बराबर है, तो हम इसको इस तरह लिख लें, a⁻n+1 +b n+1, ठीक है। और लिखेंगे a⁻n+b⁻n, और इसको इक्वल कर लें 2ab/a+b। अब आपने करना ये है कि इसमें ना आप एन की वैल्यू पुट करें, ठीक है। एन की वैल्यू इसमें आप पुट करें, एन की वैल्यू आप पुट करने पे देखेंगे कि अगर लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है तो उसमें से वो, इसमें से वो एन की वैल्यू होगी, ठीक है। और याद रखें ये एक फिक्स वैल्यू होती है, इसमें जो है वो आपने पढ़ रखा होगा कि इसके अंदर जो है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और जो है अर्थमेटिक मीन के लिहाज से एन की डिफरेंट वैल्यू होती है। तो बस अब इसमें बारी बारी एन की वैल्यू यहाँ से आप जो है वो सब्स्टिट्यूट करें, इसमें रखें, और उसके बाद देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ से हमने आपको बता दिया कि अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे इसमें आप। इस सवाल की बात कर लेते हैं, तो इस सवाल में देखें कि ये बेसिकली क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट के इन्फिनिटी तक जाना है, तो बस सिंपल सी बात है कि इसका मतलब एक्सपोनेंट की जगह 1 रखें, फिर एक्सपोनेंट का 2 रखें, एक्सपोनेंट का 3 रखें, एक्सपोनेंट का 4 रखें, इस तरह ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि सम ऑफ सीरीज, ठीक है, जो कि इन्फिनिटी तक जाना है, सीरीज सम ऑफ सीरीज, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है, a/1 - r, ठीक है। ए का मतलब क्या है, इन्फिनिटी है, 1 माइनस, अब आर क्या है, कॉमन रेशो की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें अगर आप इसको देखें, तो अगर आप ई स्क्वायर को ऊपर रखते हैं ना, यानी एक्सपोनेंशियल के स्क्वायर को ऊपर रखें आप, डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल से करें, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन रेशो, जो कि ई के बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपने ई लिख देना है। तो अब आप देख लें कि आंसर ये आ रहा है कि जब आप सम ऑफ इन्फिनिटी तक मूव करेंगे तो रिजल्ट ये आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन ए जो है वो इसका जो है दुरुस्त ऑप्शन है।